अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 47 फिज़िकली स्टार्ट हो गया जी। बाकी अभी क्लास शुरू होने से पहले बच्चे कह रहे थे कि इतने घंटे हम उड़ते रहिए। नहीं भाई, बात यह है कि हमें अल्लाह के शुक्र करना चाहिए और अल्लाह की तरफ नज़र रखनी चाहिए। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। तकब्बुर अल्लाह की चादर है, ठीक है ना। सारे नफल पढ़ो, शुक्र करो अल्लाह का, ठीक है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आगे भी आसानी और आफ़ियत रखें, ठीक है। बाकी अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने लेक्चर्स हालांकि ऑनलाइन दिए गए थे वो लिए, माशाल्लाह से 99.9% बच्चे क्लास लेकर बैठे हुए हैं। इस चीज़ में यकीन मानो जो है ना, ऐसे नहीं बनती कौमें हैं जी। ये कमिटमेंट वाले लोग हैं, ऐसे थोड़े ही है, ठीक है। ईजी नहीं लेना, सबको बोल दो ऐसे, ठीक है जी। अच्छा जी, बहरहाल थोड़ा सा राउंड अप फिर भी मुझे करना पड़ेगा, क्विकली करूँगा, ठीक है। मुझे तो याद आ जाए ज़रा, थोड़ा सा मेरी तो रिवीजन हो जाए, ठीक है। कि हमने क्या क्या किया था, ठीक है। तो लेक्चर 45 के अंदर मैंने आपको 2 सवाल करवाए थे, ठीक है। एक हमने बुलान पाकिस्तान डिस्कस किया था। मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था ये क्वेश्चन लेक्चर 44 के अंदर। तो 45 के अंदर सबसे पहले हमने इस सवाल को डिस्कस किया था। इस सवाल में मामला ये था कि बुलान वाले प्लान कर रहे हैं कि वेयर हाउस बनाएंगे और वो चाह रहे थे कि जो बोरिंग कॉस्ट उनको पड़ जानी है इस वेयर हाउस को बनाने के लिए लोन लेने की वजह से, उसको एसरटेन करें कितनी अमाउंट बनती है। और पहले उन्होंने क्या कर दिया जी, एक्सपेक्टेड पेमेंट्स बता दी कि ये हमें पेमेंट्स ये करनी है, 350 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को हम फाइनेंस कर सकते हैं फॉलोइंग सोर्सेज। या तो ये मैंने फिर दूसरे जब सवाल एंड हुआ था ना, तो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सिनेरियोज थे, उसने कहा कि जी या तो इसको कैन बी फाइनेंस थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज, या तो स्पेसिफिक लोन से फाइनेंस कर लो या विड्रॉल्स टू बी मेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज। थोड़ा रनिंग फाइनेंस को भी समझाया था, हालांकि ज़बानी कलामी समझाया हुआ था, लेकिन इस लेक्चर के अंदर मैंने ज़रा तफसील से ये बात की थी, कुछ समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि आगे चल के इन टर्म्स ने यूज़ होना था, ठीक है जी। तो ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी की समझ आई थी सबको। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी किसे कहते हैं? जनरल लोन। रनिंग फाइनेंस कि आपको एक अवेलेबल कर दी जाती है लिमिट, एक के जी इतने तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी के अंदर ही आप पैसे फेंकते भी रहते हैं, निकालते भी रहते हैं, तो एक रनिंग फाइनेंस होती है। ना भी फेंकें, निकालते रहते हैं, लेकिन अवेलेबल होता है आपको। यानी आप सारा लोन एक दफ़ा निकाल नहीं लेते हैं, आपको एक लिमिट दे दी जाती है, ज़रूरत के मुताबिक आप उसमें से पैसे निकालते रहते हैं। तो जितना डे एंड के ऊपर बैंक की तरफ पेएबल होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो फिर मैंने आपको बताया था कि डेली बैलेंस चेंज हो रहा होता है, तो आपका सारे साल में लोन कितना आउटस्टैंडिंग रहा ये आपके लिए मुमकिन नहीं है कैलकुलेट करना। तो पर्चे के अंदर आपको एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो दे दिया जाता है, एक बात। दूसरी बात, वही एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या होगा? आपका लोन आउटस्टैंडिंग होगा, सही है ना, रनिंग फाइनेंस में। अनलेस के वो खुद आपको लोन की अमाउंट दे दे तो वो अलग बात है, फिर लोन की अमाउंट दे, फिर उसके हिसाब से पीरियड दे। लेकिन नॉर्मली क्या करता है वो आपको 2 चीज़ें बताता है इसके अंदर। वैसे तो 3 चीज़ें बतानी चाहिए जनरल लोन के बारे में, वो आपको 3 चीज़ें बताए, काम की जो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जो होती है, यानी कि जनरल लोन, ये ज़रा मैं बता दूं, वैसे बताया होगा लेक्चर के अंदर मैंने, ठीक है। एक इसका होता है जी इसकी लिमिट, कितने मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा होता है जी इसका एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस, एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब ये मैंने आपसे कहा था मुमकिन इसलिए नहीं है कि डेली बैलेंस चेंज होता है और बैंक डेली बैलेंस की बेस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो एवरेज बैलेंस साल में कितना, भाई पहले दिन के एंड पे हो सकता है 100 रुपये पेएबल टुवर्ड्स बैंक था, अगले दिन के एंड पे 110 हो गया हो, उससे अगले दिन 90 पे आ गया हो, फिर उससे अगले दिन 130 पे चला गया हो। तो ये हर रोज बदल रहा होता है, तो वो सारे साल का एवरेज बैलेंस निकाल के आपको सवाल में देगा, ठीक है। और तीसरी चीज होती है जो कि अभी तक सवालों में नजर नहीं आई, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या है जी? क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या है? क्लोजिंग बैलेंस ईयर एंड पर खड़े होकर, अगर 31 दिसंबर 24 हमारा ईयर एंड है तो 31 दिसंबर 24 वाले दिन कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग था, ये अभी तक किसी सवाल में आपको नहीं दिया गया। लेकिन अगर आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए तो बैलेंस शीट के अंदर यानी एक्सट्रैक्ट्स बनाने पड़ जाए, तो क्या एक्सट्रैक्ट्स के अंदर लिमिट आएगी या एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस आएगा?
क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस। तो अभी तक किसी सवाल के अंदर आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया नहीं गया। मैं आपको एक सवाल दिखाता, अगर IS-20 मैंने इधर बल्कि रख ही लेता हूँ, 1 मिनट लगना है। IS-20 में एक सवाल पड़ा है, वही दिखाता हूँ, ठीक है जी। IS-20 वाला ये सवाल दिखाता हूँ, वैसे जरा जल्दी से देखते हैं हम। मेरे ज़हन बस ऐसे ही आ रहा है कि आपको बता दूं, बात कहीं से कहीं निकलती जा रही है, लेकिन चलो 1 मिनट ले लेते हैं। ओके IS-20 करना तो वैसे हमने IS-40 अभी शुरू इंशाल्लाह, ये किसी बनने लग जाए ना, लग तो गया ही है किसी बनने, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके ऊपर अभी आज का दिन, थोड़ी 1-2 दिन जो पिछले निकले हैं उनको काबू करते हुए निकल जाना है। फिर 1 दिन और कम से कम इस पर लगा कर, फिर 1 दिन और भी लग सकता है अगर आप लोगों ने इजाज़त ना दी आगे जाने की। तो ये जी अच्छा छोटा सा एक सवाल है, बनी ईयर लिमिटेड के नाम से, IS-20 में ये पड़ा है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा सवाल है ये छोटा सा सवाल है बस 16 नंबर का, ठीक है जी। इस सवाल के अंदर ये छोटा सा सवाल है, यहाँ से शुरू हो रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर वैसे बता दूं जो मैं आपको कहता होता हूँ, इसके अंदर ये IS-23, यहाँ पर IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट मिक्स हुआ हुआ IS-16 के साथ, यहाँ पे IS-23 भी मिक्स है IS-16 के साथ, यही बोरिंग कॉस्ट वाला आ रहा है, ठीक है। तो द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस थ्रू, अभी तो देखो, विदड्रॉल फ्रॉम फॉलोइंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज, अब 2 जनरल लोन से, ठीक है। खैर मैं आपको दिखाने सिर्फ ये आया हूँ, बैलेंस है ऑन 31 दिसंबर 2020। अब इस सवाल की रिक्वायरमेंट है रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, यानी बैलेंस शीट जब बनाने लगोगे तो 2019 के एंड पर और 2020 के एंड पर आपको ये बैलेंसेस गिवन है। 2019 के एंड पर एक ही लोन था तो उसका क्लोजिंग आ रहा था, बैलेंस शीट में ये 250 जाना है, ठीक है। एवरेज बैलेंस पड़ा है, कोई लिमिट शिमिट कहीं पे दी नहीं हुई, लिमिट भी हो सकती थी। हमारी बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस में ना लिमिट आती है ना एवरेज बैलेंस आता है, एज ऑन क्लोजिंग बैलेंस आता है, जो इस सवाल में गिवन था। इस सवाल में एक्सट्रैक्ट्स बनाने थे, ठीक है। जिस सवाल में एक्सट्रैक्ट्स बनाने होंगे, अव्वल तो वो जनरल लोन का क्लोजिंग बैलेंस देगा, तभी बैलेंस शीट में लिख सकते हैं, नहीं देगा तो फिर हम उसको कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। बातों से बातें कहीं की कहीं निकल गई, तो वापस आए जी अब जितने दी। तो हमें क्या चाहिए होता है बेसिकली, ये एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस चाहिए होता है। ये क्या है? ये वही लोन आउटस्टैंडिंग है, और फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस मिल जाए, अगर एक से ज़्यादा लोन हैं तो इंटरेस्ट एक्सपेंस मिल जाए, लोन आउटस्टैंडिंग मिल जाए, यानी एवरेज आउटस्टैंडिंग, एवरेज लोन आउटस्टैंडिंग जो सारे साल में रहा और इंटरेस्ट सारे साल का, उससे आप एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं अगर एक से ज़्यादा लोन हो। और अगर लोन ही एक है, हमारे इस सवाल में लोन कितने थे? यहाँ पर 2 थे, तो इसलिए एवरेज रेट निकालना पड़ा। फिर हमारा ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन वाला, उसमें एक ही लोन था जनरल, तो एक ही रेट था। फिर SIL वाला एक ही लोन था, एक ही रेट था। और फिर पास पेपर 8 में तो लोन ही नहीं था जनरल, सिर्फ स्पेसिफिक थे, लेकिन 2 लोन्स थे, इसलिए ये सवाल। अब इक्विटी का ट्रीटमेंट भी आपको आता है, ठीक है। एक से ज़्यादा स्पेसिफिक लोन्स आ जाएं उसका भी ट्रीटमेंट आता है, एक से ज़्यादा जनरल लोन्स आ जाएं उसका ट्रीटमेंट भी आपको आता है। टॉपिक में और कुछ नहीं है, अब बस 2-4 बारीकियां रह गई हैं जो थ्योरेटिकली आपको समझानी है, ठीक है। थोड़ी सी थ्योरी भी समझाई थी, पढ़ाई थी आपको, आई थिंक लेक्चर 45 के अंदर थोड़ा सा, वो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा है, 6 है, हाँ, उसके अंदर अभी अगला सफ़ा रहता है जो बड़ा मेन सा सफ़ा है, ठीक है। उसके अंदर एक एग्जाम्पल पढ़ी तो कराऊंगा आज इंशाल्लाह, होपफुली, ठीक है। खैर चलें, बातों से बातें कहाँ निकल गई। तो बेसिकली जनरल लोन्स यानी रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, जनरल लोन क्यों कहते हैं इसको, ये आपको समझा रहा था मैं असल में, ठीक है जी। खैर, अब जनरल लोन्स 2 हैं। अब देखो लिमिट को मैंने काटा हुआ है, लिमिट का मतलब जितना मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम से हमें क्या, हमें इस वक्त क्या चाहिए, बैलेंस शीट तो हमने बनानी नहीं, उसने क्या कहा है, बोरिंग कॉस्ट निकालो, कैलकुलेट करो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। तो इसका मतलब मुझे एवरेज बैलेंस चाहिए, एक ही लोन है तो फिर एवरेज बैलेंस की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट सिर्फ चाहिए, क्योंकि मुझे अमाउंट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ पेमेंट चाहिए होती है, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा लोन हैं तो लोन आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्ट। याद आ रहा है जो ओपन करूँ वो वाली वर्किंग, चले जाते हैं, यहीं कहीं पे सवाल किया था मैंने, ये भी है, चलो ये भी है, यहीं पे मिल गया एक सवाल। वैसे तो मैं जा रहा था वो पास अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 पे जा रहा था, लेकिन पहले मिल गया ये सवाल। ये सवाल भी हमने क्लास में किया हुआ है, ठीक है। इसमें एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकाला था हमने, अमाउंट ऑफ लोन, ये दूसरी तरह के लोन है, रनिंग फाइनेंस में लिमिट दी जाती है, ये इस तरह का लोन होता है कि ये सारा लोन इकट्ठा आ गया और पड़ा हमारे पास ही है, लिमिट नहीं होती थी, जो दूसरे जनरल लोन होते हैं कोई मसला नहीं है। हम यहां से क्या निकालते हैं, मंथ्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई करके,
तो ये दरअसल क्या है, ये वो अमाउंट ऑफ लोन है जो आउटस्टैंडिंग रहा ड्यूरिंग द ईयर। रनिंग फाइनेंस हो तो यही एवरेज बैलेंस को कहते हैं। तो ये फिगर हमें चाहिए और ये फिगर हमें चाहिए ताकि हम एवरेज रेट निकाल सकें। ये तो समझ आता है ना अब, ठीक है। अब इस सवाल के अंदर 2 लोन्स थे, कितने गया सवाल ये, तो हमें लिमिट नहीं चाहिए थी, हमें एवरेज एक्सपेक्टेड उसने इसलिए लिखा हुआ क्योंकि आज खड़े होकर वो सिर्फ अंदाजा लगा रहा है ना कौन से वाला लोन लें, यानी कौन सा इंटरेस्ट, कौन सी लोन को यूज करें ताकि इंटरेस्ट ज्यादा आए या कम आए, वो डिसाइड करना चाह रहे हैं, असरटेन करना चाह रहे हैं, इसलिए उसने एक्सपेक्टेड बैलेंस बता दिया। ये वही है लोन आउटस्टैंडिंग और ये इंटरेस्ट रेट है, इसको लगा के हमने एवरेज रेट निकाल लेना था। अब तरतीब क्या होती है, तरतीब मैंने आपको बताया था सवाल की ये हुआ करती है कि आप इसको रख लेते हैं एक डिब्बे में, ठीक है जी, और ये डिब्बा आपने नहीं खोलना जब तक के एंड ना आ जाए सवाल का। जब आके आपको एंड पर जरूरत होती थी ना उसकी एवरेज रेट की, तो फिर आप इस डिब्बे को खोला करते। अब ये तो वैसे ही सवाल अलग अलग है, इस सवाल के अंदर पहले स्पेसिफिक लोन अज्यूम करना है, समझो जनरल है ही नहीं, फिर जनरल अज्यूम करना समझो स्पेसिफिक, क्योंकि उसने क्या कहा था, कैलकुलेट करो बोरिंग कॉस्ट फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज में, ठीक है। तो ये आपका सवाल था जिसके अंदर पहले आपने अज्यूम क्या किया, सिर्फ स्पेसिफिक लोन पड़ा है, जनरल है ही नहीं, सिर्फ इसी को यूज किया और इससे इन्वेस्टमेंट इनकम भी निकली थी, ठीक है। फिर जनरल लोन जब अज्यूम किया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन आ रहा है, फिर स्पेसिफिक लोन मैंने बीच में से मिस किया हुआ है कि इसमें है ही नहीं, ठीक है। और इसके अंदर आप देख लो मैंने जानबूझ के रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाया था, हालांकि इस सवाल के अंदर रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाने की जरूरत थी नहीं, लेकिन आपकी तरतीब को नहीं छेड़ा कि भाई देखो हमें अमाउंट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ पेमेंट चाहिए होती है, जनरल लोन के लिए मैंने सिर्फ बना दिया था, ठीक है। और यहाँ पर हमें ये एवरेज रेट भी निकालना पड़ा था, ठीक है। अच्छा अब इस सवाल इसका आंसर बता दो यार, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन, ये पूरा क्यों नहीं किया हुआ? अच्छी तस्वीर भाई थोड़ी सी पहले की दे दी आपने, जरा जल्दी से मुझे पूरा कराओ इसको। एवरेज रेट कितना निकला? 14.2, ये सामने निकला हुआ, भाई ने तस्वीर थोड़ी सी पहले दे दी, ठीक है जी। 14.2%, ये जनाब हमारा वर्किंग नंबर 2 से आया, ठीक है। 14.2%, 14.2%, ठीक है जी। तो ये टोटल क्या आ गया? 19.64, यही आपका टोटल है। अब देखा जाए तो जनरल लोन यूज करें तो इंटरेस्ट कम पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा अगली गौरतलब बात जो पहले ही बताई हुई थी कि जो इन्वेस्टमेंट इनकम का माइनस होना है, बोरिंग कॉस्ट में से माइनस होना है, ये सिर्फ स्पेसिफिक लोन वाली इन्वेस्टमेंट इनकम में माइनस होना है। सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम द लोन विल बी इन्वेस्टेड, उसने तो नहीं कहा कौन से वाला लोन। इसका मतलब अगर कोई रनिंग फाइनेंस की तो नेचर ही इस तरह की नहीं होती कि उसमें सरप्लस फंड पड़ा हो। रनिंग फाइनेंस में तो है ही क्या आपके पास लिमिट, तो जो जरूरत पड़ती है वो आप निकालते हैं, इसलिए वहां पर तो क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर दूसरी तरह का लोन होता भी, जनरल लोन जो आपके पास पड़ा हुआ है सरप्लस में पड़ा होता, इन्वेस्ट भी हो जाता, तो भी उसकी इनकम पीएनएल में जा सकती थी, इस वर्किंग में नहीं आ सकती थी जो उसने रिक्वायर की हुई है बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड में, ठीक है। बहरहाल यहां तक कोई मसला तो बताओ, इस सवाल को मैं ओके कर दूं। मूनसून नॉन रूटीन होती अगर वो यहां पे लिखता अनयूजुअल मूनसून रेंज। यूजुअल मूनसून रेंज आपको पता ही है भाई, जुलाई अगस्त के अंदर होना ही होना है मूनसून, तो ये साल में इस महीने डेढ़ के अंदर हमेशा ही बारिशें होनी है। अगर कोई काम सस्पेंड होता है इस वजह से दौराने कंस्ट्रक्शन, तो ठीक है, ये नॉर्मल एक मतलब यूजुअल सी चीज़ है, पहले से प्लान्ड होती है, इसके लिए तो आपको पहले से ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं। अनप्लान्ड कुछ हो ना, अनयूजुअल, उसको नॉन रूटीन कहते हैं और उसके लिए बोरिंग कॉस्ट को रोकते हैं, यानी कि वो बोरिंग कॉस्ट एसेट में ऐड होना रुकती है, बैंक को जा रही होती है, पीएनएल में चली जाती है। तो अगर यूजुअल हो, रूटीन हो, पहले से ज़हन बना होता है ना, आपको पहले से पता होता है, जिसको जिस तरह से आप कॉस्ट में पढ़ते होंगे कि जो एक्सपेक्टेड लॉसेज होते हैं, नॉर्मल लॉसेज, उनको प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाए, अब नॉर्मल लॉसेज को प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट ही बनाना, पीएनएल में लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से ही है एक तरह से। चले छोड़ें, दफा करें। हाँ जी, इस सवाल में कोई मसला, ये सवाल में कोई मसला, ये किया था हमने। उसके बाद भाई दूसरा सवाल ले आओ जल्दी से, हो गया टीएल? जरा पॉज करें भाई, मेरा सवाल ले लूं जी। ये मैंने कॉपी कर लिया, मैं बच्चों को ये कॉपी करते हुए अर्ज कर रहा था कि मौत का वक्त, मौत की वजह और मौत की जगह ये कायनात के बनने से भी हज़ारों साल पहले तय हो चुका है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी, ठीक है जी। 1 जनवरी 2023 पर टीएल ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। रिक्वायरमेंट क्या थी इस सवाल की? वही बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, यानी इस सवाल के अंदर उसने
या तो मिक्सचर वाले सवालों के अंदर एक्सट्रैक्ट्स पूछे हैं, या अगर सिर्फ बोरिंग कॉस्ट का सवाल है तो आपके सामने है प्योरली बस ये, इससे आगे नहीं गया, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकाल दो। एक दो थ्योरेटिकल सवालों के अंदर भी यहीं तक ही रहा। अगर एक्सट्रैक्ट्स की तरफ गया है, बैलेंस शीट की तरफ गया है, तो वो सवाल मिक्स सवाल हैं जो अभी तक आपने किए ही नहीं, मिक्स अचार। ठीक है जी। IAS 16 के अंदर पीपीई के नोट के अंदर ये मिक्स हुआ है, उसके अंदर तो पीपीई का नोट है। फिर कुछ 2 या 3 सवाल एक्सट्रैक्ट्स के हैं जिनके अंदर बोरिंग कॉस्ट भी है, तो उसके अंदर फिर आपको पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाए हैं मैंने, वरना IAS 23 तक इतनी बात काफी थी कि आपको भाई कमेंसमेंट सिचुएशन बस, इससे बाहर नहीं सोचना, ये तुम्हारा कुआं है, तुम इसके मेंढक को इसी में रहो, ये टॉपिक तो हो जाना था। लेकिन मसला ये था कि जब एक्सट्रैक्ट्स का सवाल आना था तो फिर आप लोगों के चारों टायर ऊपर हो जाने थे। तो इसीलिए साथ साथ समझाया था कि ये कमेंसमेंट सिचुएशन से अलावा जो इंटरेस्ट, इनकम है, एक्सपेंस है, उन्होंने कहाँ जाना है, पीएनएल में। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनवाता रहा, क्योंकि एक्सट्रैक्ट्स वाले सवालों में जाकर आपको परेशान, एक्सट्रैक्ट वाला सवाल कुछ भी नहीं होता। आपका IAS 23 तैयार है, आपका IAS 40 तैयार है, IAS 16 तैयार है, IAS 20 तैयार है, ये 4 टॉपिक्स तैयार हैं, चारों को मिला के वो पर्चे में दे दे, तो क्या मिला हुआ है? कुछ भी नहीं मिला हुआ। हर एक को अलग अलग देखते जाओ, हर एक को अलग अलग किया हुआ है, सिर्फ परेशान हो जाते हो आप। ठीक है। इस सवाल के अंदर भी उसने क्या कहा था जी, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकाल दो। इसमें 2 अहम चीजें आपको सीखने को मिली थी। पहली चीज, राइट इशू। राइट इशू क्या होता है जी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू करना। क्योंकि ये सवाल क्लास में करवाया नहीं था, सिर्फ होमवर्क देते हो, डिस्कस होमवर्क दिया था, ये भी होमवर्क दिया था ना, लेकिन नहीं, बात सुने, मैं लेक्चर 44 में इसलिए नहीं दिया था, मुझे याद आ गया क्योंकि इसमें इक्विटी थी। खैर एनीवेज, ये बहरहाल सवाल फिर हमने क्लास में किया, जो भी है हो गया। लेक्चर 45 में ये दूसरा सवाल था, ये पहला था, पहला या दूसरा था। बाहर लेक्चर 45 में ये सवाल आपको मैंने दिया था। ठीक है। इसके अंदर राइट शेयर्स भी, बिल्डिंग बनानी थी तो ओनर्स को कहा तुम भी घर से कुछ पैसे ले आओ, तुम्हारे बिजनेस की बिल्डिंग बन रही है, लोन ही दिलवाई जा रहे हो। तो अगर वो घर से पैसे ले आए तो इन्होंने शेयर्स, कंपनी ने नए शेयर्स इशू किए। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू करना कहते हैं राइट इशू। ठीक है। तो राइट इशू एंट्री वही कैश, डेबिट, शेयर कैपिटल, क्रेडिट सिखाई हुई है आपको। ये तफसील से पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में जाके, इशुएंस ऑफ शेयर्स की एंट्रीज पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है। अब इसके बाद इतनी बात जो थी ना, इतनी बात ये मैंने आपके साथ की हुई थी ऑलरेडी, जहां पर क्लास का टाइम खत्म हो गया था ना। ठीक है। ये फाइनेंस जो कंपनी रेस करती है, कुछ मतलब पैसे जो कंपनी के पास आते हैं, कोई ओनर घर से लाते हैं, कुछ जो है वो अदर्स से कंपनी लेती हैं। तो जो अदर से लेती हैं वो लोन है, बोरोइंग है, उस पर जो पे करेंगे वो इंटरेस्ट। खसूसियत क्या होती है? पहले से तय होता है, लोन इतना है, इतनी किस्तें, या इतने अरसे बाद लोन की प्रिंसिपल अमाउंट पे होनी है, वो इकट्ठी भी हो सकती है, किस्तों में भी हो सकती है, और इंटरेस्ट इस दिन इतने % के हिसाब से, ये सब फिक्स होता है। तो लोन, बोरोइंग की निशानी क्या है? स्पेसिफाइड डेट्स पे स्पेसिफाइड अमाउंट्स का आना जाना। IFRS 9 में पढ़ेंगे, स्पेसिफाइड डेट्स पर स्पेसिफाइड अमाउंट्स का आना जाना। ठीक है ना। तो स्पेसिफाइड डेट्स के ऊपर जी इस दिन लोन आएगा, इस दिन लोन वापस होगा, किस्तों में होगा या इकट्ठा होगा, इंटरेस्ट इतने % के हिसाब से इतने महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद पे होगा, सब कुछ तय होता है। तो ये बोरोइंग है, इसके ऊपर जो पे किया जाता है इंटरेस्ट, वो क्या है? बोरोइंग कॉस्ट। लेकिन इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल का आपको पता ही है, बचपन में आपने जो पढ़ा हुआ है, मजीद आगे हम जाके पढ़ेंगे। शेयर कैपिटल ऐसे पैसे हैं जो कंपनी के अंदर हम इन्वेस्ट तो कर देते हैं, कंपनी अपनी जिंदगी में वो कभी वापस नहीं करती। बाय बैक ऑफ शेयर्स आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए सोचा ही ना करें, फाइनल में जाके देख लेना। बाय बैक में भी कंपनी अपने शेयर्स खुद वापस खरीदती है शेयर कैपिटल कम करने के लिए, वो एक काम है, अब देखेंगे फाइनल में अब जाके। पहले होता था FAR 1 के अंदर 1-2 एंट्रीज थी, फिर उन्होंने निकाल दिया था। तो खैर आपके लिए तो फिर कैफ लेवल तक कंपनी ने अपने शेयर्स वापस खरीदने तो नहीं है। इसका मतलब जो पैसे आपने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिए शेयर कैपिटल में, कंपनी अपनी जिंदगी में आपको वापस नहीं कर रही। हाँ, आप वो शेयर्स किसी और को बेच के निकल जाएं तो आपकी आपस की ट्रेडिंग है। मैंने अहमद को शेयर्स बेच दिए, उससे पैसे ले लिए, अहमद ने आगे बेचे, उससे पैसे लिए, ट्रेडिंग तो चल रही होती है इन शेयर्स की। लेकिन कंपनी में जो 10 रुपए देकर एक शेयर लिया था हमने, वो 10 रुपए कंपनी वापस सिर्फ उस सूरत में करती है जब कंपनी की मौत वाकई हो जाए। कंपनी जब मर जाती है तो सारे शेयर्स बेच, लोया बेच, लैलन बेच, मैंने कहा था 3 डब्बा बेच, सब कुछ बेचकर जो पैसे आते हैं उससे पहले लायबिलिटीज पे करके को बच जाए तो बचा कुचा किसको मिल जाता है? शेयर होल्डर। तो पहली बात, शेयर कैपिटल, ये पैसा कभी वापस नहीं होना। क्यों? कह लेना आपके लेवल तक, ये पैसा कभी वापस कंपनी की जिंदगी में वापस नहीं होता। ठीक है। और दूसरी बात, इसके ऊपर जो डिविडेंड है, जो रिटर्न है, उसकी भी अमाउंट फिक्स नहीं होती। ज्यादा प्रॉफिट्स आए तो ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट्स आए तो, बहुत कम प्रॉफिट्स आए तो नहीं भी होता। ठीक है। तो इक्विटी
शेयर कैपिटल क्या है? इक्विटी। ये बोरिंग नहीं है, इसीलिए इसकी कॉस्ट को भी बोरिंग कॉस्ट नहीं कहते। ये मैंने आपको 44 लेक्चर फिजिकली पढ़ाया था, उसके बाद फिर ये आपको 45 के अंदर ये बात नजर आई होगी। मैंने आपको शुरू में कह दिया था बेटा, बोरिंग कॉस्ट की इस वर्किंग के अंदर, बोरिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइज के अंदर 3 ही चीजें आती हैं, चौथी कोई चीज नहीं। तो चौथी लिख कर काटी थी और आपसे स्टार लगा के लिखवाया होगा कि जब इक्विटी बोरिंग नहीं है तो इसकी कॉस्ट भी बोरिंग कॉस्ट। हालांकि सवाल में लिखा हुआ था धोखा देने के लिए कि राइट शेयर्स पर इतने % एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, तो है तो सही। वो डिविडेंड की एंट्री भी अभी तो आपने सीखी हुई, चेंज इक्विटी के टॉपिक में जाकर सीखेंगे। उसकी एंट्री रिटेन्ड अर्निंग में से डेबिट करते हैं। पहली बात है, वो कहां से डेबिट होती है? वो एक्सपेंस है ही नहीं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है डिविडेंड। छोड़ो इस बात को, जब मौका आएगा देखेंगे। फिलहाल तो इतना काफी है कि जब ये इक्विटी है, बोरिंग नहीं है, तो इसकी कॉस्ट भी, डिविडेंड जो है वो बोरिंग कॉस्ट नहीं है, तो यहां पर कभी भी नहीं आ सकता। ये धोखा नहीं खाना। तो ओके, एक बात ये आपको बताई थी, कोई मसला इसमें? फिर एक चीज आपको यहां पर मैंने लिखवाई थी, प्रेफरेंस। ठीक है, सबसे पहले अपना पैसा इस्तेमाल करें, फिर स्पेसिफिक लोन, जब इकट्ठे आ जाए फिर जनरल लोन। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, अभी तक बैंक से नेगोशिएशन चल रही है, स्पेसिफिक लोन भी नहीं आया और ओनर से भी अभी घर से पैसा नहीं लगाया, जनरल लोन ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए तो गालिबन ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन वाले सवाल में ऐसा हुआ है, नहीं हुआ तो टेस्ट वाले सवाल में ऐसा हो जाएगा। टेंशन ना ले। क्या मतलब? ना इक्विटी आई, ना स्पेसिफिक लोन है और कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, तो भाई पैसे, फिर जनरल लोन अवेलेबल है तो पैसे कहां से पे हो रहे होंगे? यानी कि आपके रिसीट पेमेंट स्केड्यूल के अंदर, कितने गया रिसीट पेमेंट को दिखाओ, यहां रिसीट पेमेंट स्केड्यूल के अंदर ना यहां कुछ होगा ना यहां कुछ होगा, पहली ही यहां पर माइनस वाली पेमेंट आ रही होगी, क्योंकि लोन, जनरल लोन का तो आना हम दिखाते ही नहीं है, इसका रीपे होना तो दिखाते ही नहीं है। जनरल लोन में तो सिर्फ क्या करते हैं हम? अमाउंट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। ऐसा कोई सवाल नहीं हुआ ना इन चारों में? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, कल टेस्ट डे है, इंशाल्लाह कल आ जाएगा सवाल। तो पहले एडवांस बता रहा हूं, कोई मसला नहीं है भाई। वो कह रहा है जनरल लोन अवेलेबल है, स्पेसिफिक लोन से पहले कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, तो क्या करें? जनरल लोन से पे कर दें। इसके ऊपर कोई पॉजिटिव नहीं। पहले कौन सा पॉजिटिव आया हुआ कि उसमें से हम जाके, इसमें है कोई? अच्छा ये वो सवाल है ओनली वाला, कोई और देखो ना। चलो छोड़ो, मिट्टी पाओ। ठीक है, समझ तो आ गई ना आपको? ठीक है, यहां पर इसका आना और फिर जाना होता है, ठीक है। लेकिन जनरल लोन वाला जो है इसके अंदर, बल्कि यहां देख लो, वो दूसरा जो था, ये देखो जनरल लोन, सीधे ही पेमेंट शुरू हो गई। ठीक है ना? तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि इकट्ठी तीनों चीजें पड़ी हो, तो प्रेफरेंस क्या है? इक्विटी पहले यूज करो, फिर स्पेसिफिक लोन, फिर जनरल लोन। लेकिन अगर इक्विटी और स्पेसिफिक लोन आया ही नहीं है, ठीक है जी, वर्क कंप्लीशन से पहले स्पेसिफिक लोन आ जाए तो बेटा आ जाए, कोई मसला नहीं। हम बिस्मिल्लाह वेलकम कर देना उसको। किधर गया कुछ? बेटा देखे ना, कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो स्पेसिफिक लोन नहीं था ना, तो पैसे कहां से निकाले? तो बस उसी हिसाब से चलते जाओ तरतीब से। बाद में स्पेसिफिक लोन जब आ गया तो फिर इसको यूज करना बंद कर दोगे, पहले उसको खत्म करोगे। ठीक है, तो सही है। अच्छा, एक बड़ी अहम बात यहां पर, तो इस सवाल में, ये सवाल यही है ना जो हम भी डिस्कस कर रहे हैं, है ना? हाँ, इस सवाल में तो इक्विटी उसने लिखा हुआ था कि राइट इशू हुआ है, राइट शेयर्स आए हैं, ठीक है। लेकिन इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल भी होता है, इक्विटी के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स भी होती है। रिटेन्ड अर्निंग्स किसे कहते हैं? जो प्रॉफिट्स आपने कमाए हैं और अभी विड्रॉ, ओनर्स ने विड्रॉ नहीं किए, कंपनी में ही, बिजनेस में ही पड़े हुए हैं। तो अगर वो यूं कह दे सवाल के अंदर के ओन फंड्स यूज किए हैं, तो ओन फंड्स क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स भी ओन फंड्स हैं। ओनर घर से लाए, वो भी ओनर के फंड है, ओनर के पैसा है। बिजनेस ने कमाया और नहीं निकाला, वो भी तो बिजनेस के पास उसके अपने फंड्स पड़े हैं। तो अगर कभी यूं कह दे ओन फंड्स यूज किए, तो ओन फंड्स का भी आना नजर नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन यहां से आप माइनस कर सकते हैं। ऐसे सवाल आएंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। खैर चलें, छोड़ें, जरा क्विकली देखें इसको। ये दूसरी बात होगी जो यहाँ पे की, ठीक है। अब सवाल पे नजर डालते हैं। TL commenced construction of his factory building. Below is the breakdown of payments made to contractor. यकम फरवरी, यकम अप्रैल, यकम सितंबर, यकम फरवरी 2024। हमारा साल पता नहीं कब खत्म हो रहा है। चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। साल का उसने बताया नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं बताया, सवाल में कहीं पे नजर आ जाए तो आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब these payments were financed through following sources. यकम जनवरी को 17% लॉन्ग टर्म लोन आया। क्या कहा था आपको? लोन के बारे में खामोश हो तो
यकम मार्च को राइट शेयर्स एक्सपेक्टेड एनुअल डिविडेंड इज 24%, कटवा दिया था। क्यों? बोरिंग नहीं, ठीक है, बहरहाल पैसे तो आए हैं। और उसके बाद 19% शॉर्ट टर्म लोन पेएबल इन जून। स्पेसिफिक क्यों? खामोश है, खामोश हो तो। और वैसे भी आपको नजर आ रहा है कि ये पेमेंट्स जो हैं इनको यहाँ से फाइनेंस किया गया और लोन ये आ रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट लोन सारे का सारे यूज भी यहीं पे ही हो रहे हैं आकर। खैर चलें, छोड़ें, खामोश हो तो मैंने क्या कहा था, स्पेसिफिक लोन अज्यूम किया करो, ठीक है। अच्छा, अब surplus funds available from both the loans and right issue were invested in a saving account earning interest at the rate of, again right shares को invest करो, यानी right shares के से पैसा, उन्होंने घर से पैसा ले आए, वो कह रहा है जो पैसा फारिग पड़ा होता है कंस्ट्रक्शन से उसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं। भाई ओनर वाला पैसा भी इन्वेस्ट हो सकता है, उस पर भी इनकम आएगी। आपने जहां पर पैसे मिसाल के तौर पर बैंक के अंदर डिमांड डिपॉजिट के अंदर रखवाए पैसे, तो बैंक की बला से ये ओनर घर से लाए हैं या आपने कहीं से लिए हैं, बैंक के पास पैसा रखवाया तो उसे तो इनकम, उसे तो रिटर्न देना है, तो वो आपकी बोरिंग कॉस्ट टू बी केप्ट। जब 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 डिविडेंड बोरिंग कॉस्ट नहीं है तो इसको इन्वेस्ट करके आने वाली इनकम को भी बोरिंग कॉस्ट में माइनस नहीं करनी, ठीक है। जनरल लोन को, सरप्लस फंड को भी बोरिंग कॉस्ट में से माइनस, सिर्फ स्पेसिफिक लोन के सरप्लस फंड को इन्वेस्ट किया तो उसको बोरिंग कॉस्ट की वर्किंग में माइनस करने की इजाजत है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस पर इनकम आ रही है, सरप्लस फंड चाहे वो जनरल लोन के हैं, चाहे वो स्पेसिफिक के हैं, चाहे वो इक्विटी के पैसे हैं, तो इनकम तो हो रही है ना। अब स्पेसिफिक लोन वाली ब्रैकेट वाली इनकम इधर माइनस कर देते हैं, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज वाली वर्किंग में माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो बाकी इनकम्स आ रही हैं वो इनकम्स तो है ना, उनको इधर नहीं माइनस करना, लेकिन अदर इनकम में आ सकती हैं। तो ये जो लिखा हुआ था कि आपने राइट शेयर्स को इन्वेस्ट करने सेविंग अकाउंट में, उसमें इन्वेस्टमेंट इनकम जो आनी है उसको अदर इनकम में ले जाए, कोई मसला बेटा इक्विटी है, इक्विटी नहीं, बेसिकली वो कह रहा है राइट शेयर्स से सरप्लस फंड, राइट शेयर्स इशू किए ना, 340 मिलियन के शेयर्स इशू किए हैं। ये देखो ना, जब ये 340 कितने, 300 था, 340 नहीं था, अच्छा वो 340 दूसरा, 300 रुपए आए थे ना। अच्छा वो इत्तेफाक की बात है, 300 जो आया था वो 300 पहली दफा में ही सारा इस्तेमाल हो गया, लेकिन वो 300 यकम मार्च को आया था, यकम अप्रैल तक तो पड़ा रहा ना, एक महीना ये भी इन्वेस्ट हुआ होगा ना, इस पे भी इनकम आई होगी ना। वो इनकम कहाँ ले जाओ, अदर इनकम में ले जाना, वो इनकम तो है आपकी, लेकिन बोरिंग कॉस्ट के अंदर आपने उसको माइनस नहीं करना। इसकी तो हम डिविडेंड को एक्सप्रेस जो है ऐड भी नहीं कर रहे जी। 250 को क्या नहीं, ये इन्वेस्टमेंट इनकम में गया है। क्वेश्चन ये है कि ये बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज वाली वर्किंग माइनस होना है या नहीं होना। इस तरफ आता हूं मैं, वैसे मैं सवाल की तरफ आ रहा था। खैर एनीवेज, आई थिंक कमेंसमेंट यकम जनवरी को नहीं होगी, इस सवाल के अंदर कमेंसमेंट यकम जनवरी को नहीं होगी, यकम फरवरी को हो रही है। तो पहले एक महीने की इनकम तो अगेन है, शुक्र करो पीएनएल नहीं मांगा था इसके अंदर, तसल्ली हो जाती। आएगा आगे सवाल एक ऐसा, ठीक है ना। तो भाई पीएनएल होता तो तसल्ली हो जाए प्रोग्राम पीएनएल होता तो ये पहले महीने 2.5 लाख जो पहले महीने इन्वेस्टेड रहा वो इनकम पीएनएल में गई है, वो नजर आता वहां पे, ठीक है। हाँ चलें जी। अच्छा जी, अब इस सवाल के अंदर आगे वो कहता है, ये बात समझ आ गई सरप्लस फंड वाली, बोलो। आगे कहता है कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फ्रॉम यकम जुलाई टू 31 जुलाई, एक महीना। हाउएवर सब्सटेंशियल टेक्निकल एंड एडमिन वर्क वाज कैरिड ड्यूरिंग जुलाई 2000। अच्छा वो बेसिकली ना सस्पेंड कर दिया है, लेकिन टेक्निकल और एडमिन वर्क हो रहा है। इसका मतलब यही होता है कि उसका काम चल रहा है। टेक्निकल मतलब कोई कंसल्टेंट बैठा हुआ है, वो जरा आगे से उसकी प्लानिंग कर रहा है, नक्शे बना रहा है, ठीक है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहा है वहाँ पे, हो सकता है कोई सफाई सुफाई कर रहे हो सकता है कोई आसपास की बिल्डिंग को कुछ ऐसा कुछ काम कर रहे जरूर हैं, ठीक है, कि उसकी कंस्ट्रक्शन तो सस्पेंड हुई है, लेकिन सब्सटेंशियल टेक्निकल और एडमिन वर्क हो रहा है। इसके ऊपर बात बहस हुई थी लेक्चर के अंदर, इसको आप सस्पेंशन नहीं कह सकते। थ्योरी पढ़ाई थी जाके या नहीं पढ़ाई थी? पढ़ाई थी ना थोड़ी सी। दोबारा मैं थ्योरी पे जब जाऊंगा ना, जिस वक्त भी जाऊंगा, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 दोबारा क्विकली पढ़ेंगे। ये नहीं है कि वो वाला जो तरतीब में पढ़ लेंगे ना, एक ही दफा पढ़ लेंगे, 15-20 मिनट लगने हैं इंशाल्लाह, आधा घंटा भी लग सकता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट 2 सफ़े हैं जिससे आपके बाकी के एमसीक्यूज भी तैयार हो जाए। वैसे तो आपका 90% से भी ज्यादा टॉपिक तैयार हो चुका है इस वक्त IAS 23, ठीक है। अच्छा तो बहरहाल ये रूटीन सस्पेंशन है, इसलिए इसको क्या कर देना सवाल में, ऐसे जैसे है ही नहीं, है ही नहीं, सुकून हो जाता है। 2 सवाल रिसेंट वाले बुलान में और इधर जेड़ा भी है टीएल, ठीक है, की नाम है टेक्सटियो लिमिटेड, ठीक है। इन दोनों के अंदर सस्पेंशन तो आई थी लेकिन रूटीन थी, ठीक है। तो रूटीन सस्पेंशन को हम क्या करते हैं, अच्छा नॉन रूटीन हो तो क्या करते हैं,
बस सिर्फ आपने पर ये ज़हन में रखना है कि इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन सवाल करते हैं उसके साथ क्या ट्रीटमेंट था, वारदात का तरीका क्या था, बटा लगाते हुए वास्ता रखें और मंथ लिख लें JMA इस तरह करके, ठीक है। उससे फिर एंड पे जाकर देख लें कौन से महीने जहां जहां वो आ रहे हैं वहां से माइनस कर दें, ठीक है जी। हाँ छोड़ दें, फिर बाद में ये ढूंढने बैठ जाए, दोबारा 5 मिनट लगाएं, फिर कौन से वाले मंथ हैं, ये मसला हो जाता है ना। देखो समझो बात को, काश कि कोई ऐसा सवाल हो जिसका सलूशन भी हो और उसके आगे वो बटे भी लगे हों, ये मंथ भी लिखे हों, नहीं लिखे हों हैं। एक मिनट यार, एक मिनट, तो ये देखो ये आ गया, ये देखो मैंने पहले साल में मंथ्स नहीं लिखे थे, पहले साल में, दूसरे साल में मंथ्स लिखे। अब मिसाल के तौर पे आप ये महीने नहीं लिखते, ये महीने नहीं लिखे आपने, ठीक है। अब जब एंड पे जाके आपने कहा सस्पेंशन है, फरवरी के महीने में गालिबन थी, फरवरी के महीने में सस्पेंशन है, तो आपको तो दोबारा देखना पड़ेगा ये कौन से 2 महीने हैं, ये कौन से 6 महीने हैं, ये कौन से, फिर दोबारा से जाके देखोगे एक पेमेंट को, तो टाइम ज़ाया होगा। इस पर कोई टाइम नहीं लगता है। आपको अगर बुरा लग रहा है ये, तो बुरा लगने की खैर है, पेपर पास हो जाएगा, इस पर टाइम कोई नहीं लगता। जैसे आपने यहाँ पर लिखा 6/12, आपको पता है इस वक्त कौन से 6 महीने हैं, फटाफट यहाँ पे लिख दो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, या जनवरी से जून, यूं कुछ तो लिख लो, ताकि जब आप मंथ्स देखो तो आपको फौरन पता लग जाए कि ये वाला जो फरवरी है इसमें कोई नहीं है, इसमें पड़ा है, इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है, इसमें पड़ा है। इस तरह से करके आपको फौरन, उस पर टाइम नहीं लगता, वरना 4-5 मिनट फिर लग जाएंगे, पूरा सवाल दोबारा पढ़ना पड़ेगा कि ये पेमेंट इस दिन हुई, ये इतने लोन, फिर वही काम दोबारा शुरू कर देना। फिर उससे बेहतर है कि 1 मिनट में इस पे ये काम कर लिया करो। अच्छा खैर, कहाँ थे हम जी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर 2023, बट ड्यू टू माइनर मॉडिफिकेशन इट वाज अवेलेबल। मैंने शायद मिसाल इस तरह से दी होगी कि कुछ साइन बोर्ड वगैरह लग रहे हैं, असल में वो किताब के अंदर लिखी हुई आएगी, किताब के अंदर लिखी हुई मिसाल है इस तरह से कि हमने एक पावर प्लांट बना लिया है और वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, बस उसके ऊपर जैसे साइन बोर्ड नहीं होते, खतरा 440 वोल्ट, हंगामी अखराज, यूं तीर लगा हुआ है, और मतलब आग लगे तो इसको जो है वो बुझाने के लिए इस तरह के साइन बोर्ड्स लगने, ये इसके छोटे मोटे काम बाकी रह जाएं। IS 23 कहता है सब्सटेंशियल कंस्ट्रक्शन वर्क जब कंप्लीट हो जाए ना, तो बोरिंग कॉस्ट को क्या कर दो, सीज कर दो। ये भी पढ़ाई होगी थेरी मैंने, क्योंकि इसके बगैर ऐसे नहीं काम चलता, पता है आपको, यहां पर आई थी ये नहीं। इस सवाल के अंदर 2-3 ऐसी चीजें थी जिससे आपको अंदाजा होता है कि ICAP जो है वो बिल्कुल बेस पे जाता है कॉन्सेप्ट की टेस्ट करने के लिए। तो ध्यान से पढ़ना इसलिए जरूरी है, हर चीज को पढ़ा हो फिर मसला कोई नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कोई नहीं छोटी मोटी बात रह भी जाती है आपसे, आप कोता नजर से नहीं गुजरती, तब भी हर सवाल आप कम से कम 90% सही कर सकते हैं। अगर आपने टॉपिक इतना तैयार किया हो जिस तरह से आप करते हुए जा रहे हैं, तो भाई काफी है ना, ठीक है, करोगे ना इंशाल्लाह कोशिश। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर हमारे पास 2 स्पेसिफिक लोन्स थे, ठीक है जी। तो हमने ये अब 2 चीजें मिक्स हो गई, चलो खैर चलो ठीक है। तो पहले टिक लगाए थे शायद मैंने पढ़ाते हुए आपको, उसके बाद फिर ये अभी वाला जो कॉपी किया ना, हाँ जी। तो अब हमने क्या किया जी, अब हमें पता लग गया है दोनों लोन स्पेसिफिक हैं, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इनकम को वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो फिर नंबरिंग कर ली, ठीक है। अब नंबरिंग हुई, लोन पहला आया, ये ज़रा मुश्किल थी। अब देखो ना, नंबरिंग मुश्किल होना शुरू हो चुकी है, पहले सवालों में आसान लगती थी, लेकिन इसके बगैर काम भी नहीं चलता। तो ये नंबरिंग की आदत पड़ी हुई थी। तो 1 जनवरी को लोन रिसीव, फिर 1 फरवरी को फर्स्ट पेमेंट, ये वो मसला है, ठीक है ना। तो 1 जनवरी का महीना कमेंसमेंट ही नहीं हुई, इसलिए वो पहले महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम PNL में जाएगी। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट थी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकालो, तो उस वर्किंग में जो इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस होती है वो कमेंसमेंट डेट से ऑनवर्ड्स वाली ही होती है। यानी जिस, सादा सी बात है, जो अरसे का इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो रहा है उसी अरसे में कोई इन्वेस्टमेंट इनकम सरप्लस फंड पे है तो वो भी माइनस हो सकती है। उससे पहले का कोई एक्सपेंस है तो वो भी PNL में, तो उससे पहले की कोई इनकम है तो वो भी PNL में। उसके बाद सस्पेंशन सिजेशन, वो कमेंसमेंट सिजेशन के बाद कोई एक्सपेंस है तो वो भी PNL में, और कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है तो वो भी। इवन कमेंसमेंट सिजेशन के दरमियान में नॉन रूटीन सस्पेंशन आ गई, वो सस्पेंशन के अरसे का इंटरेस्ट कहां गया। ये नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट इनकम स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक लोन्स की जो होती है ना, उसके सरप्लस फंड्स की, वो इन्वेस्टमेंट इनकम इंटरेस्ट के पीछे पीछे ही है। जिस अरसे का इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो रहा है उस अरसे की इन्वेस्टमेंट इनकम भी माइनस हो रही है, जिस अरसे का इंटरेस्ट है PNL में गया है उस अरसे की इन्वेस्टमेंट इनकम भी PNL में जाएगी। सादा सी बात है, बहुत सादा सी बात है, ठीक है। चल अच्छा, नंबरिंग कर लिया आपने,
उसके बाद नंबर 3 फिर राइट शेयर्स आ गए, नंबर 4 फिर आपने एक पेमेंट की, नंबर 5 फिर नया लोन आ गया, नंबर 6 फिर आपने पेमेंट की। बेसिकली ना कंस्ट्रक्शन किस दिन कंप्लीट हो गई है? 30 नवंबर को। लेकिन आप चौथी पेमेंट कब कर रहे हैं? बोलो, अगले साल 24 में जाके, ऐसे ही है? और बोलो, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है तो बोरिंग को ये एसेट बन गया है, बिल्डिंग तैयार हो गई है, आखिरी बिल की एंट्री हो गई होगी, CWIP डेबिट पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट, इसकी एंट्री हुई, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट। वैसे असल में तो होता ऐसे है, बिल आता है 1-2 दिन पहले, 10-15 दिन पहले, फिर उसके बाद पेमेंट। चलो छोड़ो, इसको छोड़ो। यकम फरवरी को CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट। एक मिनट कितने गया? 30 नवंबर CWIP डेबिट पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट, कैश तो भी क्रेडिट नहीं हो। अब 31 दिसंबर 2023 की बैलेंस शीट में अगर बैलेंस शीट मांगता तो ये भी एक पेएबल आता 160 का करंट लायबिलिटीज में, जो कि फरवरी 24 में जाके क्या होना है? पे। अब मैंने इसको लाइन इसलिए लगा दी थी कि सिजेशन के बाद अगर कोई पेमेंट है भी तो उसका असर सवाल पे नहीं पड़ता। इस लाइन लगाने का कोई मसला नहीं, आप इसको ना लगाओ, लाइन पढ़ा रहे, इसकी सिग्निफिकेंस ही कोई नहीं आनी। सिजेशन के बाद कोई भी पेमेंट होगी ना आपकी, उसका कोई असर आपके बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड वाली सवाल के ऊपर, वर्क की रिक्वायरमेंट के ऊपर नहीं पड़ता। खैर चलो कोई बात नहीं, मैंने हटा दिया। अब नंबरिंग हो गई, बोलो 7 नंबर तक होगी नंबरिंग, ठीक है। अब हमने क्या किया, कमेंसमेंट सिजेशन देखा, तो ये एक नई चीज थी आपके लिए जो पहली बार आई, ठीक है। अच्छा, पेपर में पहली बार नहीं आई, पेपर के अंदर ये वाला काम हमेशा से इस सवाल आने से पहले बच्चों से करवाया जाता था, ठीक है। गालिबन पास पेपर 1 या 2 में से कोई एक है जिसमें 2 स्पेसिफिक लोन है, शायद कोई क्वेश्चन बैंक में भी एक सवाल है, इसके बाद में उनमें से कोई एक आधा सवाल नहीं करवाता, जरूरत नहीं रहती, ठीक है। पहले ये करवाया जाता था, एक ज़्यादा स्पेसिफिक लोन है तो क्या ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये जरूर बताया था ज़बानी कलामी, ठीक है, कि अगर स्पेसिफिक लोन एक से ज्यादा आ जाए तो जो एक के साथ किया वही दूसरे के साथ कर देना, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो कमेंसमेंट सिजेशन अलग अलग देख ली, पहले की कमेंसमेंट यकम फरवरी को हो रही है, सिजेशन 30 नवंबर को, दूसरे की यकम अगस्त। जाहिर है लोन ही इस दिन आया, इसके बाद ही होनी, ये बात समझ आ रही। अब सबसे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कैपिटलाइज होना है वो सबसे आसान वर्किंग होती है, सबसे आसान कैलकुलेशन होती है, वो कर लिया करते हैं। तो पहला लोन 200 मिलियन का आया था, उसका इंटरेस्ट रेट कितना है? 250 मिलियन का आया था, इसका इंटरेस्ट रेट कितना है? 17%। और कितने महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है? तो यहां पे आए, सबसे पहले ये काम कर लिया, 250 मिलियन जमा 17%, 10/12, ये कैपिटलाइज होना था ना। अब जनवरी का कहां जाएगा इंटरेस्ट? अच्छा, दिसंबर का कहां जाएगा? हमें इससे क्या, वैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन हम तो तैयारी कर रहे थे एक्सट्रैक्ट्स वाले सवालों की, उसके अंदर पूरी बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और फिर क्लोजिंग लोन भी बैलेंस शीट में आएगा पेएबल, ठीक है। नॉन करंट या करंट उसने बताया नहीं है कब लोन वापस होना है, क्या बताया हुआ है? कहीं बताया हुआ है कि लोन कब वापस होना है? जरूरत नहीं ना, हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी थी कि करंट नॉन करंट की बात करनी पड़े, ठीक है ना। बहरहाल इंटरेस्ट आ गया पहले लोन का, 10 महीने का कैपिटलाइज हो गया। दूसरा लोन वो आया यकम अगस्त को है, ठीक है। तो उसके 4 महीने, इस वक्त तो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो जिस दिन आया उस दिन से ऑनवर्ड ही क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। इसका इंटरेस्ट तो 19% है और 340 मिलियन, 340 मिलियन इंटू 19% इंटू 4/12। अच्छा, इसका भी तो दिसंबर होगा, इस पे भी इंटरेस्ट आएगा, वो कहां जाएगा? शुक्र करो पीएनएल नहीं मांगा हो। अच्छा खैर, अब मांग भी लेते तो क्या होता, कर ही लेते कुछ ना कुछ, है जी। अच्छा, अब ये आ गया जनाब इंटरेस्ट टैक्स, ये सिंपल कैलकुलेशन होती है। इसमें मैक्सिमम मसला क्या आ सकता है, जो आपने लेक्चर 46 के अंदर देखा था, SIL में भी और GC में भी, उसके अंदर किस्तें लोन की पे होना शुरू हो गई थी। वो एक मंजिल थी जहां पे पहुंचाना था, जिसके लिए वो 4 सवाल पिछली बार जब एकदम छुट्टी हुई थी तो मैंने दिए थे ना। तो हालांकि उनको वो सवाल नहीं आते बोरिंग कॉस्ट के FAR 1 के अंदर, लेकिन उन सवालों की हेल्प से जितनी को बात करनी थी वो यहां पर हो रही थी, SIL में और ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म लोन है, उसकी किस्तें पे हो रही हैं, तो जाहिर प्रिंसिपल बदल रहा है, तो प्रिंसिपल बदलने की वजह से आपको यहां पर इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालते हुए ध्यान करना पड़ता है। खैर चलें, छोड़े, आगे जाते हैं, फिलहाल तो इसकी बात करें, ठीक है। तो लोन वापस नहीं हुआ, अब रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाएंगे हम, और उसके अंदर क्या करना है, तीनों कॉलम्स रख लिए। हालांकि ये नहीं था, पर मैंने आपका फॉर्मेट मुकम्मल वाला रखा हुआ है, इससे बाहर कोई चीज नहीं है, बस यही वर्किंग है, ठीक है। राइट शेयर्स आ जाएं या इक्विटी ओन फंड्स, एक ही चीज होती है, ओनर वाला पैसा, ठीक है। ये बैंकों से लिया, लोगों से, दूसरों से लिया, ठीक है।
तो ओनर वाला पैसा इसके अंदर आता है। अब तरतीब से चले, यकम जनवरी को लोन आया था 250 और पेमेंट हुई यकम फरवरी को, तो 250 इंटू 10% इंटू 1/12, ये इन्वेस्टमेंट इनकम अगर पीएनएल मांगता तो पीएनएल के अंदर शो करनी पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे हमें बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कही थी, तो हमने इसको क्या कर दिया, इग्नोर। फिर यकम फरवरी को 50 मिलियन इन्वेस्ट हुआ और अब वो पड़ा ही पड़ा है, क्योंकि बीच में क्या आ गया, राइट इशू, तो ये 50 पड़ा रहा, यहां तक कि ये राइट इशू अगली दफा इस्तेमाल हुआ, तो यकम फरवरी 23 से यकम अप्रैल 23 तक ये 50 मिलियन आपका अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट रहा। 50 मिलियन इन 10% इंटू कितने महीने, फरवरी और मार्च, ठीक हो गया। उसके बाद ये भी खत्म हो गया, क्योंकि ये जो पेमेंट आई थी ना, बड़े आए घर से पैसे लेकर, एक ही पेमेंट ने उनका कड़ाका निकाल दिया, सारी पेमेंट, सारा राइट इशू भी गया और ये भी जीरो हो गया। फिर उसके बाद फिर नया लोन आ गया, अब उसी कॉलम के अंदर फिर लोन आ गया। अच्छा, जीरो ना होता, कुछ पड़ा होता तो ऐड हो जाता, फर्क क्या पड़ता है। तरतीब ही ऐसी है हमारी वर्किंग के सवाल के अंदर चीजें डाली जाए कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो 340 अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट हो गया, यकम अगस्त को जाकर फिर ये पे हो रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो फिर अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स, सॉरी बीच में कुछ हो रहा है, ये 340 यकम अगस्त को आया, अच्छा मैं जब फर्स्ट अप्रैल को कह रहा था, यकम अगस्त को आया, ठीक है, और सितंबर में पेमेंट हो रही है, तो ये अवेलेबल रहा 1 महीना, फिर 160 अवेलेबल रहा सितंबर अक्टूबर 2 महीने, ठीक है। तो 340 10% 1 महीना, 160 3 महीने तक। इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस हो गई, बोरिंग कॉस्ट हो गई, कैपिटलाइज आ गई। कोई मसला है तो पूछें इसमें। क्वेश्चन, मंजिलें थी, मंजिलें ये 2 दिन के अंदर जो तय करनी थी ऐसे ही करनी थी, बस अल्लाह की तरफ से मजबूरी ये बनी कि, लेकिन कोशिश यही है, देखो मैं आज का लेक्चर भी सिर्फ नॉर्मलाइज ही कर रहा हूँ चीज़ों को, ये बड़ा सेटबैक होता है। लेक्चर्स भी आपको मिल गए ना, मेरी तसल्ली फिर भी उस तरह से नहीं होगी, नेचुरल है, तो एक आधा दिन देखो इसके ऊपर फिर भी लग गया, बट इस पे वर्थ है लगाना, क्योंकि ये जो 4 सवाल हैं, ये 4 सवाल को आम सवाल नहीं है, इनके अंदर जो है वो आपको सही मानों में देखा जाए तो बोरिंग कॉस्ट सारी की सारी आपकी अच्छे तरीके से काबू में आ रही है, ठीक है। यहां तक कोई मसला है तो बताएं, इस सवाल में कोई मसला, क्वेश्चन? जी बेटा क्वेश्चन जहन में लग रहा है आपको, क्वेश्चन लग रहा है आपको? नहीं है, पूछ लो बेटा, पूछ लो, कोई बात नहीं। एक मिनट, सवाल आ गया, ऐसा पॉसिबल है कि लोन भी सारे खत्म हो जाएं और ये ईक्विटी भी खत्म हो जाए और हम पे किए जाए? कहीं से तो कर रहे होगे, कहीं से तो कर रहे होगे, पे किए नहीं, वो कह रहा है पे किए जाए, कहीं से तो कर रहे होगे, इक्विटी भी खत्म होगी, लोन भी खत्म हो गई, कहां से कर रहे हो पैसे पे? नहीं मतलब कहीं से तो कर ही रहे होगे, नया लोन लेकर कर रहे होगे, जो ऑनर से घर से पैसे मंगवा कर रहे होगे, जमीन से तो पैसे निकल रहे हो, कुछ ना कहीं से तो पे कर रहे होगे। हाँ आप ये कह सकते हो लोन खत्म हो गया, ओन फंड भी खत्म हो गए, कंस्ट्रक्शन जारी है, उधार करते जा रहे हो, ये तो अलग बात, पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर है, पे नहीं कर रहे, फिर तो है, पे करते जा रहे तो कहीं ना कहीं तो आ ही रहा होगा पैसा, ठीक है। हाँ जी, हाँ यार वो पुराने नंबर है, कोई मसला नहीं, कर देते हैं जी, पास पेपर 8 कर लें जी इसको, पेज नंबर भी सही कर रहे हैं भाई, कह रहे हैं। मैं भूल गया था ये बताना कि नंबर शंबर लेक्चर के आगे नीचे क्वेश्चंस के होंगे, पेजेस के होंगे, पास पेपर 8 है जी। और पास पेपर पेज नंबर कौन सा है जी? 94, ठीक है जी। कोई सवाल नहीं? बुलान वाला भी, फिर इसमें तो मैं नंबर लिखा ही नहीं था, अच्छी बात तो ये इसमें नंबर ही नहीं लिखा था, यहाँ पे आप लिख लेते हैं। ये पास पेपर कौन सा है जी? पास पेपर 6, पेज नंबर 93, नाम है इसका बुलान पाकिस्तान लिमिटेड, जान पाकिस्तान लिमिटेड, उधर ही जा रहे हैं इंशाल्लाह। उसके बाद मैंने एक और सवाल कराना भी है, तैयार रहें, ठीक है ना। अब क्विकली ज़रा थोड़ा सा इनको राउंड अप करते हैं, एक सवाल नया करते हैं ताकि फिर ये ऑफिशियली ख़त्म हो जाए, कल का दिन नया टॉपिक शुरू करेंगे। अब आप कहोगे बोरिंग कॉस्ट के मिक्सचर वाले सवाल, मेरे दिल में ये आ रही है कि IAS 40 और IAS 20 कर दें, IAS 40 के बाद शायद सवालों की तरफ चला ही जाऊं, लेकिन दिल ये कर रहा है कि IAS 40 IAS 20 करके एक ही बार फिर वो सवाल शुरू कर दें जिनके अंदर ये तीनों सारे मिक्स भी हैं, तो ये डिपेंड करता है। बहरहाल कल नया टॉपिक तो शुरू करना ही है।
IS-23 का सवाल मैं आपसे एक एक करके होमवर्क में करवाऊंगा मिक्सचर वाले, और फिर आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी हम आए थे SIL पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर जो मुश्किल चीज़ थी, ICAP ने 2-3 अटेम्प्ट पहले जब किताब में इस सवाल को चेंज करके डाला था, शायद मैंने आपको जिक्र भी किया लेक्चर के अंदर, वो मुश्किल भी इसने ज़्यादा आसान कर दी थी। बोर्ड उधर से बुला रहा है, आज तो बोर्ड उदास है। वो मुश्किल आसान होगी, तो उसके बाद ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, जिसके अंदर सबसे पहली बार आपने देखा कि आपका ये ऑन फरवरी 1, 2010 SIL पेड जी, SIL ने क्या किया जी, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट भी पे की है और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी पे किया है। तो लोन, स्पेसिफिक लोन अगर हो ना जी, तो स्पेसिफिक लोन का आना जैसे रिसीट थी, इस स्पेसिफिक लोन का जाना पेमेंट में भी आएगा, इस स्पेसिफिक लोन के इंटरेस्ट का पे होना भी पेमेंट है। जनरल लोन का ना तो आना ना जाना ना उसके इंटरेस्ट का पे होना हमारे लिए रेलेवेंट है। जनरल लोन में तो सिर्फ हमें क्या चाहिए भाई, पेज नंबर नहीं मिल रहा मेरे दोस्त को, 103 नंबर सफ़े पे आ जाए। जनरल लोन का तो सिर्फ हमें जी बेसिकली अब ठीक है। अच्छा जी, अलाइनमेंट आउट हो गई अच्छा जी जी, तो भाई लिख लें कहीं पे, स्पेसिफिक लोन का आना, उसका वापस पे होना और उसके इंटरेस्ट का पे होना, ये रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में आता है। जनरल लोन का आना, उसका वापस होना या उसके इंटरेस्ट का पे होना, ये रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में नहीं आता। अपने अल्फाज में लिख लें इस बात। नहीं, अपने अल्फाज में नहीं लिखेंगे, मैं नहीं लिखवाना, मुझे पता है। लिखो लिखो, स्पेसिफिक लोन का आना, उसका वापस जाना, रीपे होना, और उसका इंटरेस्ट का पे होना, सब रिसीट R/P लिखना, सब रिसीट पेमेंट में आते हैं। स्पेसिफिक लोन का आना, इसका वापस जाना यानी रीपे होना, और इसके इंटरेस्ट का पे होना, ये सब रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में आते हैं। ठीक है जी, अगली लाइन लिखनी है तो लिख लो। जनरल लोन का आना, उसका वापस जाना यानी रीपे होना, और उसके इंटरेस्ट का पे होना रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में नहीं आते। आए थे जनरल लोन का कभी आना आपने रिसीट पेमेंट में लिखा हो, उस पर नंबरिंग लगाई हो, पता ही नहीं होता कब आया है कब गया है, इंटरेस्ट कब पे हो रहा है, तो ठीक है ना। उसमें तो सिर्फ हमें क्या चाहिए, जितनी अमाउंट उसमें से निकाली और जिस दिन निकाली और एवरेज रेट, ठीक है ना। तो क्या लिखवाया मैंने, जनरल लोन का आना, उसका रीपे होना, उसके इंटरेस्ट का पे होना, ये रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में, रिसीट पेमेंट में नहीं आता, बाकी तो काउंटिंग सारी चल रही होती है, ये रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में नहीं आता। बल्कि शायद मैंने उस लेक्चर में बोला हो, लो जनरल लोन का आना, उसका वापस जाना, इंटरेस्ट का पे होना, जाए भाड़ में, बोला ऐसा नहीं बोला था, याद नहीं। जनरल लोन का आना, उसका रीपे होना और उसके इंटरेस्ट का पे होना, हमारी बला से जाए भाड़ में, ठीक है। ये ना लिखो, वैसे बता रहा हूँ, हमें सिर्फ क्या चाहिए होता है, जनरल लोन की में से जितनी अमाउंट पे की, जिस दिन पे की, और जो रेट इंटरेस्ट का जनरल लोन का है, अगर एक से ज़्यादा है तो एवरेज। गॉट इट। जनरल लोन का आना, उसका वापस पे होना और उसके इंटरेस्ट का पे होना रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में नहीं है। अच्छा जी, अब इस बात को सामने रखते हुए अब इस सवाल के अंदर पहली बार क्या हुआ था, दो चीज़ें, एक तो कमिटमेंट फ़ी पहली बार आ ही गई, जिसका इंतज़ार था काफ़ी अरसे से, ठीक है। दूसरा SIL पेड
8 मिलियन एज आ परमिट फी, ये भी आ गई आखिरकार इंतजार करते करते। ये कॉस्ट ऑफ एसिड में जाया करती थी और ये बोरिंग कॉस्ट में। कुछ याद आ रहा है? तो पहले दिन से एक चीज सीखना शुरू की थी, अल्टीमेटली जाके अब आखिरी सवालों में वो काम आना शुरू हुई। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो जी, वो कह रहा था सवाल के अंदर क्या कहा था उसने कि 1 अगस्त को SIL स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन और कंप्लीट कर लिया उसको 31 मई 16 पे। अब ये बड़ी मुसीबत थी, हमारा साल 1 जुलाई 15 से शुरू होकर 30 जून 16 पे खत्म हो रहा था। तो 1 अगस्त से 31 मई 10 महीने कंस्ट्रक्शन चली हमारे साल के अंदर ही थी। ठीक है, ये आपकी क्लास में जो बनाया था ना लास्ट सेशन से मैंने जाके कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया ताकि वो वर्किंग भी ना चेंज हो, आपके दिमाग के अंदर वही बात चले। ठीक है, सही है। बहरहाल एक सवाल नया करना ज़रूर है, मुझे नहीं पता जल्दी से अभी पहुँचे वहाँ पे, क्योंकि आज की भी दिहाड़ी ना ख़राब हो जाए। अब दिहाड़ी भी तो लगानी है ना। GC वो कह रहा है सबसे अच्छा सवाल है, उस पर आप लोगों को टाइम भी लगाना होगा। 15 मिनट भी मिल गए मुझे तो काफ़ी है। अच्छा अब इधर आओ, इस साल के अंदर पेमेंट्स मेड टू कॉन्ट्रैक्टर सितंबर, दिसंबर, फरवरी और जून, सारी हमारे साल में पेमेंट्स हो रही हैं। लेकिन जून 1 वाली जो है पेमेंट वो सीजेशन के बाद है, इसलिए उसका कोई मसला नहीं होना। रिसीट पेमेंट के अंदर लिख भी दोगे, उसका हमारे सवाल की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? अगेन वही, कंप्यूट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। उसने नहीं कहा कॉस्ट ऑफ एसेट निकालो, हम निकाल सकते हैं किसी वक्त, निकाल लेंगे, देखेंगे। अभी तो चलो जरा जल्दी से आगे कहता है इन एडिशन टू अबव पेमेंट्स SIL पेड 8 मिलियन ऑन 1 अगस्त। अब ये जो परमिट फी है ये किस लिए ली है उन्होंने? ये परमिट किस लिए लिया है? डांस करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिया है ना। अब बोलो, जब परमिट कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिया है ना, तो कंस्ट्रक्शन पेमेंट किस दिन हो रही है फिर? 1 अगस्त को। 1 सितंबर को नहीं हो रही, 1 अगस्त को हो रही है। ये बात मैंने सवाल में बताई होगी, यहाँ पे बच्चों ने धोखा खाना था। ठीक है, परमिट फी क्या है भाई? कंस्ट्रक्शन की पेमेंट। ठीक है, तो लोन रिसीव हो रहा है। अच्छा सही 1 अगस्त को लोन भी रिसीव होगा, फिर तो टेंशन ही कोई नहीं। तो 1 अगस्त को, हाँ टेंशन ये है ना कि अगर आप 1 सितंबर लेते तो आप कमेंसमेंट 1 सितंबर से कर रहे होते। अगर आप 1 अगस्त को ही वर्क स्टार्ट हो गया, ऐसे ही है, 1 अगस्त को लोन रिसीव हो रहा है, और अगर आप 1 अगस्त पे फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट ना लेते तो वही वाला काम करते जो अभी करके आ रहे हैं TL वाले सवाल में। आप 1 सितंबर से कैपिटलाइजेशन कर रहे थे बोरिंग कॉस्ट की, जो कि गलत हो जाती। कंस्ट्रक्शन पेमेंट ही तो है ये। परमिट फी जो पे की है परमिट ऑब्टेन करने के लिए, तो कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी किस दिन हो गई है पहली? तो आपका कमेंसमेंट किस दिन बन रहा था? ये 1 अगस्त, और 31 मई पे सीजेशन है, तो 10 महीने की बोरिंग कॉस्ट क्या करनी है? कैपिटलाइज। अब इंपॉर्टेंट बात क्या थी? इंपॉर्टेंट बात ये थी 1 अगस्त को ये लोन आया है, ये 25 मिलियन का लोन है, और वो कह रहा है कि 1 फरवरी 16 पे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने गुजरे। 6 महीने गुजरे। वो टीपू शीपू वाले सवालों में भी ऐसा होता था, 6 महीने बाद इंस्टॉलमेंट भी और इंटरेस्ट भी, बिल्कुल वैसा ही है। 6 महीने गुजरे और उन 6 महीनों का इंटरेस्ट और एक किस्त अगले महीने यानी कि 7वें महीने के पहले दिन उन्होंने पे कर दिया है। 6 मंथली इंटरेस्ट प्लस 5 मिलियन टूवर्ड्स द प्रिंसिपल पे हुआ। इसका मतलब 5 मिलियन का प्रिंसिपल पे हुआ और बाकी इंटरेस्ट। अच्छा, अब 6 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 25 मिलियन का लोन, बोलो इंटरेस्ट रेट 12% और 6 महीने का 6/12 कर दोगे, ये इंटरेस्ट पे हुआ और 5 मिलियन भी पे हुआ। चलो ये तो बात है पेमेंट की। इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालते हुए क्या फर्क पड़ेगा? अब इंपॉर्टेंस का अंदाजा हुआ उन 4 सवालों की, 22, 23, 24, 25 का। अच्छा, वो 25वें के लेवल तक, बल्कि 24वें के लेवल तक भी नहीं गया, 23वें लेवल तक ही गया, हाफ ईयरली तक गया सवालों के अंदर आज तक। लेकिन इंपॉर्टेंस का अंदाजा हुआ उनका। अभी कोई ऐसा बच्चा है जिन्होंने वो टीपू वाले सवाल, टीपू, आतिफ, वो चूहा और वो वाले सवाल, जो 4 सवाल थे 22, 23, 24, 25 प्रैक्टिस क्वेश्चन 22, 23, 24, 25, वो एक लेक्चर में दिए थे जब पहले एक दिन छुट्टी हो गई थी। वो किसी ने अभी तक ना लिया हो, हाथ खड़ा करे। अभी भी वक्त है, अगर नहीं डर से हाथ खड़ा कर रहे तो कोई बात नहीं, लेक्चर जरूर ले लीजिएगा, मेरा हाथ से देख लो। इंपॉर्टेंट बात है, वो सवाल नहीं आ रहे, मुझे पता है आपको नजर आ रहा है वो सवाल नहीं आ रहे, लेकिन देखो उन्हीं सवालों की हेल्प से तो काम चल रहा है। अब इंटरेस्ट निकालना था, इंटरेस्ट निकालना है। लोन की प्रिंसिपल अमाउंट क्या पूरा साल 25 रही है आउटस्टैंडिंग? नहीं, 1 अगस्त को लोन आया तो 1 अगस्त से लेकर
31 जनवरी तक 6 महीने 25 मिलियन आउटस्टैंडिंग रहा, फिर यकम फरवरी को 5 मिलियन पे हो गया, तो फिर 20 रह गया। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने जो हमारे साल में गिरते हैं, इनकी पेमेंट तो नहीं हुई लेकिन इंटरेस्ट पे एक्रू हो गया ना। ये 5 महीने का इंटरेस्ट भी, क्योंकि कैपिटलाइजेशन चल रही है, ये भी बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज में आना है, लेकिन ये 20 मिलियन पे निकलना था। ठीक है, तो ये देखें जी, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज के अंदर लोन प्रोसेसिंग चार्जेस तो पहले हो गए ना, सीधे सीधे ये वंस होते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन 25 मिलियन 12%, 6/12, और फिर 20 मिलियन टू 12। अच्छा, अगर क्वार्टरली पेमेंट्स होती तो अगस्त में लोन आता तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने 25 रहता, फिर पेमेंट होती 20 हो जाता, 5 मिलियन पे हो जाता। ठीक है, 20 रह जाता, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर 20 पे लगता इंटरेस्ट, फिर 15 हो जाता, फिर नहीं अगले महीने से गिनो ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर 15 पे लगता, फिर मार्च पेमेंट होती, फिर अप्रैल, मई, 2 महीने। तो ये वाला काम हो सकता है। किसको ये समझ आई होगी बात जो मैंने की है ज़बानी, जिन्होंने 22, 23, 24, 25 सवाल किए हुए, मसला कोई नहीं। ठीक है, ओके। खैर, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए आपको क्या चाहिए होता है? रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। रिसीट पेमेंट स्केड्यूल है स्पेसिफिक लोन, जनरल लोन, बैलेंस। लोन रिसीव्ड यकम अगस्त। अब देखो, यकम अगस्त को अखीर हुई पड़ी थी, ये लोन भी इस दिन रिसीव हो रहा है, वर्क स्टार्ट हो गया, पेमेंट पहले नहीं हुई, अब वो वाली ये पेमेंट तो हुई है ना, परमिट फी पे हो रही है, कमिटमेंट फी पे हो रही है। अब कोई आप कहोगे सर आपने इसी को 1A क्यों किया? पहले आपने 1A 25 पे क्यों लगाया? आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि आप 1A जो है वो लगा देते परमिट फी पे, या आप 1A लगा देते जो है वो कमिटमेंट फी पे, तो कोई हर्ज नहीं है अगर आपसे काबू में रहे तो। पहले माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा। जब डिब्बा लगाने की आदत है तो डिब्बे का टोटल तो नेट हो ही जाएगा। मैंने सिर्फ इसलिए ये लिख दिया था 1A इधर कि पहले पैसे का आना नजर आ जाए। आपको आदत है ना, प्लस में से फिर माइनस होता है, इजी लगता है, इसलिए लिखा हुआ। ठीक है, तो ये 3 यकम अगस्त को 3 काम हो रहे हैं, लोन भी आ रहा है, कमिटमेंट फी पे हो रही है, और परमिट फी पे हो रही है। तो एक डिब्बा लग गया 16 पॉइंट। तो किसी ने अगर पहले ये लिख लिया होता तो पहले माइनस आता, फिर प्लस आता, फिर माइनस आता, कोई बात नहीं, डिब्बे का टोटल तो ये रहना था। ठीक है, अब ये अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर 2 है फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, फिर भी ये अभी भी पड़ा है। फिर तीसरी पेमेंट 15 मिलियन की है, इसका कड़ाका निकल गया यहाँ पे आके। अब बकाया वो लाल से लिखा था, याद है? यहाँ पे जब भी इतना ज्यादा पेमेंट आ जाए, स्पेसिफिक लोन कम पड़ा, तो यहाँ लिखो, यहाँ से इसको पहले 0 करो, बाकी कहां से पे कर दोगे। फिर यकम फरवरी आया था, यकम फरवरी में भी अखीर हुई थी। यकम फरवरी में कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी हो रही थी, यकम फरवरी पे लोन की किस्त और इंटरेस्ट, तो 3 चीजें थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट, लोन 5 मिलियन और इंटरेस्ट पेड कितना 25 मिलियन 12%, 6/12 ये पे हो गया। अब आप कहोगे अगले 5 मिलियन का इंटरेस्ट, 5 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस तो बना है, अभी पे हुआ नहीं था, इसलिए रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बन रहा है, यहाँ पे वो नहीं आया। हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट हो गया होगा, बल्कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट नहीं हुआ। इनफैक्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट नहीं, वो 5 महीने का इंटरेस्ट जो है वो एक मिनट किस दिन काम खत्म हो गया? 31 मई पे। सॉरी, सिर्फ 4 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। सॉरी, ये सही है, अब मैंने देखा। ठीक है, जून का इंटरेस्ट कहां जाना है? पीएनएल। ठीक है, जून का इंटरेस्ट कहां जाना है? पीएनएल। ओके, चले। खैर, 4 महीने का इंटरेस्ट एसेट में कैपिटलाइज हो गया, बैलेंस शीट तो बनानी नहीं थी, तो ये रिसीट पेमेंट स्केड्यूल आ गया आपका। अब इस सारे पे डिब्बा लगा दिया। इस पे डिब्बा क्यों लगाया मैंने आपको बताया होगा क्लास में। इससे फायदा ये हो जाएगा, देखो ना, आप 12 पे ही 12% लगा के 6/12 करते, जो भी हो रेट निकलता है, रेट देख लेंगे। ठीक है, 12 पे अलग रेट निकालते, उसको भी यकम फरवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने करना था। फिर 5 पे, फिर पागल है, इकट्ठा करें कि सेम डेट के ऊपर रिसीट पेमेंट नेट करें और नेट करके। ठीक है, अब ये आपका जनाब टोटल सवाल हो गया। ये बहुत कीमती सवाल था। ठीक है, इसके अंदर ये जो चीज़ आई है, ये जो समझाई गई, यहाँ पर आपके काम। टेस्ट वाला सवाल आसान नहीं होगा। अभी तक पार्ट 2 शुरू नहीं किया हमने? ओ नो, फौरन शुरू करो।